आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे SC/ST कमीशन के चेयरमैन श्री PL पुनिया जी से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि देश में इस समय दलितों की क्या स्थिति है और किस राज्य में दलितों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उसमें इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा बेहतर है और कौन से ऐसे राज्य हैं जो फिसड्डी हैं। पुनिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। और सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि देश में जो योजनाएं चल रही हैं दलितों के वेलफेयर की, वो सही मायने में उनका क्रियान्वयन हो पा रहा है? ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ की बेहतर क्रियान्वयन आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, पहले तो मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बता दूं कि ये संवैधानिक पद है और संविधान में इसका उल्लेख किया है आर्टिकल 338 में, और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि आयोग स्वयं परामर्श देगा और प्लान प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। जो दलित उत्थान के लिए योजना बनेगी उसमें पूरी भागीदारी इसकी रहेगी। सामाजिक बराबरी, गैर बराबरी आर्थिक विषमता के कारण ही है। अगर आर्थिक संपन्नता आएगी तो सामाजिक गैर बराबरी खत्म होगी, सामाजिक बराबरी आएगी। जहाँ तक आपने पूछा कि इम्प्लीमेंटेशन, तो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत खराबियाँ हैं। स्पेशल कंपोनेंट प्लान में ये प्रावधान है कि जिस प्रदेश की जितनी पॉपुलेशन होगी, जनसंख्या होगी, उतना प्रतिशत बजट अलग रखा जाएगा और अलग रखे बजट की धनराशि से अलग से योजनाएं बनेंगी जो केवल और केवल अनुसूचित जाति के उत्थान से संबंधित हो। इसमें कोई विवाद नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और हर राज्य सरकार उनका पॉपुलेशन का परसेंटेज, जैसे पंजाब में 30% है, उत्तर प्रदेश में 21% है, 23% आपका हिमाचल में है, 24% वेस्ट बंगाल में है। तो बजट का इतना हिस्सा अलग रखना चाहिए जो अनुसूचित जाति के ऊपर खर्च हो। हम जब जगह गए, सब ने कहा कि हम तो बजट में पूरा जनसंख्या के हिसाब से प्राविधान करते हैं। हमने कहा खर्च भी हम करते हैं। किन योजनाओं पर खर्च किया, जब उसका ब्यौरा देखने लगे तो हम तो दंग रह गए। हम तो उत्तर प्रदेश में 4-6% तक असंतुष्ट थे, यहाँ पर 2 या 3% तक ही सीमित करके रह गए। लोगों ने प्रदेशों में हाईवे का कंस्ट्रक्शन इस पैसे से करा दिया, बाईपास का कंस्ट्रक्शन इस पैसे से करा दिया। उत्तर प्रदेश ने 4 मेडिकल कॉलेज बना दिए। अनुसूचित जाति के फंड से पैसा नहीं दिया जा सकता, सामान्य बजट से। तो पूरे देश भर में मैंने देखा कि 19-20 यही स्थिति है। सब जगह कुएं में भांग मिली है और योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन की स्थिति बहुत खराब है। तो जो ये फंड डाइवर्सन की बात आप कर रहे थे, इस तरह के जो डाइवर्सन ऑफ फंड्स हैं ये गैर कानूनी नहीं है? और अगर गैर कानूनी है तो इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ या राज्य सरकारों के खिलाफ क्या आयोग के स्तर से कोई कार्रवाई विचाराधीन है? मैं समझता हूँ कि गंभीर मसला है, प्रशासनिक स्तर पर इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। हमने अभी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, POA एक्ट, जो दलित उत्पीड़न को रोकने के लिए और दंड का प्राविधान जिसमें किया गया है, उस एक्ट में संशोधन प्रपोज किया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और हमने ये कहा है कि शेड्यूल का सब प्लान या स्पेशल कंपोनेंट प्लान के मानकों के विरुद्ध उसको ना मानना और मानकों के विरुद्ध काम करना, उसको भी दलित एट्रोसिटीज़ में सम्मिलित किया जाना चाहिए, एक ऑफेंस करार दे देना चाहिए। और जो अधिकारी इस तरह से करते हैं, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था में लगे लोग इस तरह का डाइवर्शन करते हैं, वो दंडनीय अपराध हो। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लगभग 1 लाख करोड़ केंद्रीय मंत्रालयों का बैठता है कि इतना पैसा अनुसूचित जाति का बजट, अनुसूचित जाति और जनजाति का बजट आना चाहिए। और लगभग 1 लाख करोड़ की धनराशि राज्यों का जो ईयरमार्क फंड है वो भी आता है। तो 2 लाख करोड़ रुपया एक साल में मिल जाए दलित समाज के लिए, तो किस समाज इस दशा में रहेगा? आज गरीबों का आकलन किया केंद्र सरकार ने, योजना आयोग ने निकाला, उसमें कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी कुल मिला के 24% है, 24% है। और बताया गया कि गरीब जितने हैं उसके 50% अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं। तो 24% आबादी, 25% आधी देश की आधी गरीबी को अपने कंधों पर ढोए चले जा रहे हैं।
तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए, और वो तभी दूर हो सकता है जब हम दलित समाज से संबंधित जितनी योजनाओं का पैसा है वो सिर्फ इनके ऊपर खर्च हो, ताकि इनकी आर्थिक स्थिति सुधार हो। एक और चीज़ देखने को मिल रही है पूरे देश में, कभी हरियाणा में उत्पीड़न होता है, कभी उत्तर प्रदेश में होता है। अभी तक पूरे देश से किस तरह का नेचर ऑफ कंप्लेंट ज़्यादा आता है उत्पीड़न से जुड़े हुए? तरह तरह की शिकायतें हैं। सामाजिक गैर बराबरी के कारण जो छुआछूत है, जिस तरह के कारोबार अनुसूचित जाति के लोग करते हैं उसको गंदा पेशा कहते हैं, उसमें लगे होने के कारण हमको अलग रखा गया और जात के आधार पर हमारे साथ शोषण और भेदभाव किया गया, उसको छुआछूत की बीमारी भी कहते हैं। तो किस तरह के अपराध ज़्यादा हैं, फेस करने पड़ते हैं? एक तो सामान्य मारपीट सबसे ज़्यादा है, फिर इसी के आधार पर इसके बाद जो दलित महिलाओं के साथ, हमारी बच्चियों के साथ, उसमें बलात्कार की घटनाएं सबसे ज़्यादा आती है, फिर मर्डर है। और जितने आपने कहा कि देश में कहाँ का सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है। लगभग 34,000 से 35,000 मुकदमे हर साल अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध की घटनाएं पूरे हिंदुस्तान भर में होती है, लगभग 34,000 से 35,000, और उसमें लगभग 7,500 से 8,000 तक ये उत्तर प्रदेश से घटनाएं आती हैं। कहीं ये कारण तो नहीं है कि यूपी की आबादी ज़्यादा है इसलिए केसेस भी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं? उसके बाद मैं बताऊंगा इसका। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है। 10 स्टेट ऐसी हैं जिसमें 94% अपराध सिर्फ इन 10 स्टेटों में होता है। जहाँ तक आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की आबादी ज़्यादा है, हाँ ये सही है कि आबादी ज़्यादा है, लेकिन आंकड़े जो लोग बताते हैं कि कितने % आबादी है, 22% आबादी है, कितने % अपराध, 21% आबादी है, और अपराध कितने हैं? अपराध 23% हैं। बाकी किसी भी प्रदेश के ऐसे आंकड़े नहीं हैं कि आबादी से ज़्यादा वहाँ अपराध का प्रतिशत हो। अपराध का प्रतिशत सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, संख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो ये आंकड़े अपने आप हैं। और जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, शासन प्रशासन और सत्ता में बैठे लोग उसको संरक्षण देते हैं। तो ये उनको अपराधियों को बचाने का प्रयास जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मैं समझता हूँ कहीं भी नहीं, ये शिकायत कहीं भी नहीं आती। बहुजन समाज पार्टी के वो सम्मानित सदस्य हैं, जब वो सम्मानित सदस्य हैं उन्हीं का डंका बजता है, उन्हीं के इशारे पे थाने से लेके ऊपर तक राज चलता है, उन्हीं के इशारे पर शांति व्यवस्था नियंत्रित उनके द्वारा की जा रही है। तो अगर वो अपराध करेंगे तो किसी की हिम्मत है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मुख्यमंत्री दलित समाज से हैं, डीजीपी दलित समाज से हैं। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में थानों में रिजर्वेशन भी लागू है कि दलित समाज के पुलिसकर्मियों की तैनाती आरक्षण के आधार पर की गई है, बावजूद इसके अपराधों पर लगाम नहीं लग पा रहा है। क्या कारण है? मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण थानों में पहले था, आज नहीं है। और आज अगर कहीं इक्का दुक्का लगा भी आदमी है तो सबसे घटिया दूर दराज पे थोड़े बहुत गांव वाले ऐसे थानों का इंचार्ज बनाए, और यहाँ पर थानों की पोस्टिंग में खुल्लम खुल्ला पैसा चल रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं, देखने वाला नहीं है। जब पैसा जब थानेदार देगा, पहुँचाएगा, तो पैसा वसूली कहाँ से करेगा? वो वसूला को शरीफ आदमी थोड़ी करेगा, वो बदमाशों से ही करता है। उनको बचत करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए वो पैसा लेता है, तभी जाके पहुंचाता है। अच्छा, इसमें एक बड़ा तेजी से फिर शुरू हुआ है। और यही लोग आश्चर्य करते हैं कि मुख्यमंत्री महिला भी हैं, मुख्यमंत्री दलित भी हैं, डीजीपी भी अभी ले दे के दलित बन गए, लेकिन फिर भी दलितों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, क्यों नहीं रुक रही हैं? ये बड़े आश्चर्य की बात है। और उसका जवाब मैंने बताया यही है कि पूरा अमला नीचे से लेके ऊपर तक अपराधियों के हाथ में है, और अपराधियों के संचालन में पूरी शांति व्यवस्था है, क्योंकि वो सब बहुजन समाज पार्टी के जितने गुंडे बदमाश अपराधी तत्व हैं, बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित सदस्य हैं। उन सम्मानित सदस्यों को महिमा मंडित करने के लिए, उनका संरक्षण प्रदान करने के लिए वो अपना फर्ज समझते हैं, और
सत्ता दल के चपरासी की तरह से दुम हिलाते हुए सब अधिकारी नजर आते हैं। तो हम लोग बात पुनिया जी, आपका एक बार स्वागत है। और हम जानना चाहते हैं कि अभी ब्रेक पर जाने के पहले जो हम लोग बात कर रहे थे कि रिजर्वेशन को लेके एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है और मुस्लिम समाज के कुछ अपने को सिंपैथाइजर होने का दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो SC ST हैं मुस्लिम समाज में, उनको भी दलितों के आरक्षण का कोटा, उसमें से कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। आपका क्या कहना है इस पर? इसकी पृष्ठभूमि ये है कि जो अनुसूचित जाति के लोग थे और आज भी वो उसी जात के नाम से पुकारे जाते हैं, मुसलमान धर्म परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन होने के बाद भी वो उस समाज में धर्म में पूरी तरह से मर्ज नहीं हुए। उसकी जात के आधार पर उनके साथ भेदभाव अभी भी हो रहा है और उसी को ध्यान में रखते हो। और इसी तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी जो दलित गए, जो विशेष रूप से जो साउथ दक्षिण भारत में ये जो समस्या है, इसलिए मांग उठाई गई और इसका मांग का समर्थन भी बहुत लोगों ने किया है। दलित मुस्लिम से या दलित क्रिश्चियन से उनको भी लाभ दिया जाना चाहिए, ये हमने भी कहा है। लेकिन उसमें साथ साथ ये कहा है कि अनुसूचित जाति के लोगों को जो लाभ मिल रहा है इस समय, जितना परसेंटेज मिल रहा है उससे अतिरिक्त तक लेने की बात होती है। क्योंकि ये जितने भी जो दलित क्रिश्चियन दलित मुस्लिम्स हैं वो OBC में हैं, तो OBC में 27% का आरक्षण है। जितने परसेंट OBC निकाल के और अनुसूचित जाति में आप शामिल करेंगे, उतना ही परसेंटेज OBC से निकाल के और अनुसूचित जाति में आरक्षण को, कोटे को बढ़ा दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये न्यायोचित मांग है जिसको कि माना जाना चाहिए। इसका प्रोसेस या विचाराधीन केंद्र सरकार के पास है भी, आगे कार्रवाई होगी। एक और जो आरोप लगते हैं अक्सर कि जो दलित समाज का कोटा था आरक्षण का, उसको एक क्रीमी लेयर वर्ग जो है दलित समाज का, उसी को लाभ मिल रहा है। जो अति दलित हैं उनको उसका लाभ नहीं मिला अभी तक। वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, सामाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी। तो इस डिस्पैरिटी को कैसे दूर करने के बारे में आप सोचते हैं? देखिए, अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर कंसेप्ट रूल आउट किया है सुप्रीम कोर्ट ने भी कि OBC में क्रीमी लेयर हो सकता है, क्योंकि वो आर्थिक पिछड़ापन की वजह से वो आरक्षण दिया गया है। लेकिन अनुसूचित जाति का सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है उसकी वजह से, और समाज का पिछड़ापन तभी दूर हो सकता है जब उसकी हैसियत हो, उसको सम्मान मिले, जो आर्थिक दृष्टि से वो आगे बढ़े। और वो तभी हो सकता है जब बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरियां मिलें, उनको बिजनेस मिले, जो वर्तमान में काम कर रहे हैं वो छोड़ के दूसरे काम करें, तो तब ये हो सकता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि क्रीमी लेयर यहाँ लागू नहीं हो सकती। ये जो आज जो भ्रांति है, वो भ्रांति या डिस्पैरिटी है, वो इसलिए बनी है कि शिक्षा के ऊपर हमने जिन समाज ने जोर दिया तो वो आगे बढ़ गए, आरक्षण का लाभ मिल गया। जो शिक्षा के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया वो पीछे रह गए, आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिल सका। अब थोड़ा सा विषय से नए विषय की तरफ बढ़ते हैं। और आप चूँकि सरकारी नौकरी में रहे हैं बड़े पद पर, आपने नौकरी में रहते हुए किस तरह से एक बैलेंस बनाने की कोशिश की अपने सिविल सर्वेंट के दायित्व के बीच में और पॉलिटिकल बॉसेस की तरफ से जो लगातार दबाव आता है आप लोगों के ऊपर, उसमें किस तरह से आपने तालमेल बनाने की कोशिश की? अगर अधिकारी सिर्फ अपने प्रशासनिक काम तक सीमित अपने आप को रखता है तो उनको कोई कठिनाई नहीं। लेकिन अधिकारी लोग जब उनको लालसा रहती है कि हम राजनीति भी में भी घुस जाएं और राजनीतिक लोगों को खुश करने का प्रयास करें, तो फिर वो, मैं समझता हूँ, संकट की तरफ प्रवेश करते हैं और उस संकट से फिर उनको कोई बचा नहीं सकता। हर खेल के अपने नियम होते हैं। अगर बैडमिंटन को फुटबॉल के रूल से अगर खेलना शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि वो खेल नहीं है
वो कुछ और बन जाएगा और उसका कोई नतीजा नहीं निकलना। अधिकारियों को अपने काम तक सीमित रहना चाहिए, प्रशासनिक काम तक सीमित रखना चाहिए। राजनीति में प्रवेश करने का या राजनीति करने का या राजनीतिक सुझाव देने का, रणनीति बनाने का काम अगर वो करना लगेंगे तो वो संकट में अवश्य फंसेंगे। आज चाहे उनको अच्छा लगता हो, लेकिन कल के दिन जब संकट आएगा तब उनको पछतावा होगा कि हम गलत काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है निकट में, और आपकी पार्टी और आप लोग समय समय पर कहते रहते हैं कि अगर सरकार बदली और हम लोगों की सरकार आई तो हम लोग जांच कराएंगे और ऐसे अधिकारियों को दंडित करेंगे। वो कौन सा गठजोड़ है जिसके वजह से गैर कानूनी कामों को अंजाम दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में? जितने बड़े तानाशाह से तानाशाह हों, सरकार बदलती है और सरकार बदलने का समय आ गया है। और अधिकारी लोग अभी से जान लें अच्छी तरह से कि एक एक की जांच होएगी। जो उन्होंने घोटाले कर रखे हैं, एक एक की जांच होगी और हर एक को जेल भेजा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार, आज इनको लगता है कि हम सत्ता के नज़दीक हैं और हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन ये सत्ता जब बदल जाएगी तब देखिएगा यही मुख्यमंत्री, यही मंत्री ये कहेंगे कि हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये अधिकारी खुद की अपनी मर्जी में, इनका जो सज़ा देनी हो तो सज़ा दो, इनका कोई साथ देने वाला नहीं होगा। तब इनको पता लगेगा कि इन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। उत्तर प्रदेश के कुछ अधिकारी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इतने ताकतवर हैं कि उनके हाथ सभी राजनीतिक दलों तक पहुंचे हुए हैं और वे अपना काम अपने मैनिपुलेशन के जरिए सभी राजनीतिक दलों को ओबलाइज किए हुए हैं, इसलिए वो बेधड़क और बेहिचक अपने गलत कामों को अंजाम दे रहे हैं। और दूसरी चर्चा ये भी है कि सरकारी फाइलों पर मुख्यमंत्री दस्तखत नहीं करती हैं, वही अधिकारी दस्तखत करते हैं। आज इस सत्ता में सभी अधिकारी ऐसे अधिकारी हैं, वो सब पहचान हुए है। आज जग जाहिर है, आम जनता जानती है कि कौन घोटालेबाज अधिकारी है और उन सब की फाइलें देखी जाएंगी। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री दस्तखत करें या ना करें, जब इन अधिकारियों के गले में फंदा डलेगा तो वो उगलेंगे कि किस लिए हुआ, कैसे हुआ, तो फिर उसका तो संज्ञान लेना पड़ेगा, संज्ञान लिया जाएगा। एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद पुनिया जी से जानने की कोशिश करेंगे आज उत्तर प्रदेश में दलितों को अपने साथ लाने के लिए कांग्रेस पार्टी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। पुनिया जी, एक बार फिर आपका स्वागत है और इस सेगमेंट में हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस ने ऐसी कौन सी गलती की कि पहले अल्पसंख्यकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और अब उत्तर प्रदेश में दलित भी कांग्रेस से काफ़ी दूर जा चुके हैं? आपने सही कहा, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति वो कांग्रेस पार्टी का प्रबल समर्थक रहे हैं और सत्ता में लाने के लिए, बहुमत लाने के लिए इनका विशेष योगदान रहता था। लेकिन धीरे धीरे ये कांग्रेस पार्टी से अलग हुए। बाबरी मस्जिद विवाद जो हुआ उसको लेकर कुछ दल अपने श्रेय लेते रहे और कांग्रेस पार्टी एक अलग से उन्होंने अपना प्रतिवाद नहीं किया। समाजवादी पार्टी के लोग मस्जिद को बचाने वाले कहलाए और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको गिराने वाले कहलाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस विवाद को सुलझाने के लिए बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि अलग से
एक शिलान्यास स्थल भी बनाया। धीरे धीरे वो श्रेय लेते गए और लोग समझे कि यही हमारे असली हितैषी है। लेकिन हुआ क्या, ना उनका ऐसा मन में अल्पसंख्यक समाज के लिए कोई मान्यता थी या सम्मान था, और ना ही वास्तव में उन्होंने कुछ किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 22 साल से कांग्रेस की सरकार तो उत्तर प्रदेश में है नहीं। 3 बार मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही समाजवादी पार्टी की, 4थी बार आज बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। 3 सरकारें भारतीय जनता पार्टी की रही। कभी भी अल्पसंख्यक समाज की आपने सोची नहीं। आज मायावती भी क्या, अगर ये आरक्षण देना चाहे, दूसरे प्रदेशों में दिया जा चुका है, तो क्या है रोका जा सकता है? लेकिन इसी तरह के गुमराह करके, गलत तथ्य बता के और इस अल्पसंख्यक समाज को हमसे अलग किया गया। आज ये सब लोग जान गए हैं, अच्छी तरह से जान गए हैं कि हमारा असली हितैषी तो कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने ही हमको आईना दिखाया सच्चर कमेटी के रूप में, उसकी रिपोर्ट के रूप में। इन लोगों ने सिर्फ नारा देना, सिर्फ गुमराह करके वोट लेना, उसके अलावा ठगी के अलावा कुछ किया क्या है? अगर वास्तव में ठोस काम अगर किया है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। लेकिन हमारी गलती ये हुई है कि हमने इनका प्रतिवाद नहीं किया। जो हमारे खिलाफ आरोप लगा रहे थे, हमको सीधे सीधे कहना चाहिए था, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये झूठे हैं। अगर वास्तविक रूप से हितैषी अगर मुसलमानों की है, अल्पसंख्यकों की है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और इसी तरह से अपने दलितों के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी इसी बारे में इसी तरह से अनुसूचित जाति के लिए आप हमको बताइए, सिर्फ अपनी मूर्ति लगा के और जो सरकारी अपव्यय करके ये समझती है कि दलितों का बहुत बड़ा काम कर दिया। आज गांव में जाके देखें, उनके पास बिजली नहीं है, घर नहीं है, खाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, और ये कहते हैं कि सिर्फ मेरी मूर्ति देख के वो सब प्रसन्न रहेंगे। आज अगर दलितों से संबंधित कोई योजनाएं हैं, वो कांग्रेस पार्टी की दी हुई हैं। एक भी योजना ऐसी नहीं है जिसके दूरगामी परिणाम हो और दलितों को लाभ पहुंचाने वाली हो, जो मायावती ने दी हो। एक भी नहीं है। जितनी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार का पैसा है, किसी का नाम बदल के कर देती है, कभी कुछ कर देती है। दलितों को उत्पीड़न हो रहा है, उसके लिए जो केंद्र सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया, उस कानून का दरकिनार करते हुए वो उनका अन्याय हो रहा है, उसको कोई रोक नहीं रहा। आज किस काम की आने वाले जो चुनाव हैं उत्तर प्रदेश, आने वाले चुनाव तो आईना की तरह से साफ है। उसमें मायावती की सरकार बिल्कुल यहाँ से दफा हो जाएगी, हमेशा के लिए विदा हो जाना है। आगे फिर इसको लौट के नहीं आना है। यहाँ पर सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी का जो राज रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार जो रहा है, उसको अभी जनता भूली नहीं है। मायावती को तत्काल अभी देख रही है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, नंगा नाच हो रहा है भ्रष्टाचार का, जिस तरह से गुंडागर्दी हो रही है, जिस तरह से दलित उत्पीड़न हो रहा है, ये सब जनता जानती है। कांग्रेस पार्टी 22 साल पहले सरकार में थी। अब लोग चाहते हैं कि 22 साल पहले वाला राज अब आ जाए, वही हुकूमत आ जाए, वही परिस्थितियां आज बन जाएं। उसी समय का काम हो जो ईमानदारी से काम हो, जिसमें सब सामान्य जन का को आराम से सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो मिले। ये जनता चाहती है, वो जनता चाहेगी, वही होगा, और उसको कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत की सरकार बनेगी, और यहाँ पर आम आदमी का भला होगा। पुनिया जी को भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी की 22 साल बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। देखना है कि आने वाला चुनाव परिणाम क्या होता है। लेकिन जिस तरह से पुनिया जी ने हमारे सभी सवालों का बेबाक तरीके से उत्तर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रिटायरमेंट के बाद के बारे में जरूर उन्होंने कुछ प्लान बनाए हैं।